अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने HTML के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कवर किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग इंपॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी VS कोड की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने ये 2 पेजेस क्रिएट किए थे और मेनली हमने फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स को कवर किया था। उसके अलावा हमने देखा था कि HTML एंकर टैग कैसे काम करता है और HTML लिस्ट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आज हम कवर करेंगे और मैं उसे इसी फाइल में क्रिएट करूंगा, वो है एक टेक्स्ट एरिया का एलिमेंट, जो कि अगेन फॉर्म से रिलेटेड एलिमेंट्स है, जिसे हम पिछली वीडियो में कवर करना भूल गए थे। तो टेक्स्ट एरिया बिल्कुल इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह काम करता है और इसे क्रिएट करने के लिए हमारे पास टेक्स्ट एरिया का टैग होता है। इस टैग को अगर हम क्लोज करें तो बाकी के इनपुट एलिमेंट्स और स्पेसिफिकली इनपुट टाइप टेक्स्ट से जो इसमें चीज़ डिफरेंट है वो ये कि इसमें इसकी वैल्यू एज अ चाइल्ड पास की जाती है, ना कि वैल्यू के एट्रीब्यूट के तौर पे। तो यहाँ पर अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज सम डमी टेक्स्ट। इस पेज को हम सेव करते हैं और चल के देखते हैं अपने ब्राउजर स्क्रीन में कि ये कैसा नज़र आता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट एरिया एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है और इसमें और एक नॉर्मल इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो डिफरेंस है वो ये कि ये एक्सपेंडेबल होता है और इसे मेनली एक से ज़्यादा लाइंस ऑफ टेक्स्ट रिसीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इसके राइट बॉटम कॉर्नर में देखें तो हमें इसे एक्सपैंड करने के लिए एक कंट्रोल भी मिल जाता है। तो दोस्तों, टेक्स्ट एरिया के जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं कॉल्स और रोज, जो कि इसके साइज को डिफाइन करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हमें इस टेक्स्ट एरिया का साइज इतना चाहिए कि ये 5 लाइंस ऑफ टेक्स्ट रिसीव कर सके, तो हम इसे रोज इक्वल्स 5 की वैल्यू दे सकते हैं। अब हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट एरिया अब 5 रोज के बराबर टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट ले सकता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक कॉल्स का एट्रीब्यूट भी मौजूद होता है, जो कि इसकी विड्थ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन इस एट्रीब्यूट को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बल्कि इसकी जगह हम नॉर्मली इसे CSS के ज़रिए इसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं। तो बाकी इनपुट फील्ड्स की तरह इस इनपुट फील्ड को, जो कि टेक्स्ट एरिया है, इसे भी हम एक लेबल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ डिस्क्रिप्शन और इसे एक फॉर का एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, जो कि डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट एरिया की आईडी रखने वाले टेक्स्ट एरिया को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम इसे आईडी दे देते हैं और एक नेम भी दे देते हैं। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि एक लेबल जब एक इनपुट फील्ड से कनेक्ट होता है तो ये कैसे बिहेव करता है, तो ये लेबल हमारे टेक्स्ट एरिया के लिए भी उसी तरह परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो टेक्स्ट एरिया की इनपुट फील्ड है ये ऑटोमेटिकली फोकस में आ गई है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट HTML एलिमेंट की तरफ। हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम मैं 005.html रखूँगा और यहाँ पर एक ब्लैंक HTML पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो टैग हम कवर करेंगे वो है वीडियो का टैग। और वीडियोस भी आजकल इमेजेस की तरह वेब पेजेस में बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। वीडियो का टैग क्रिएट करने के लिए हम अपना टैग ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे वीडियो और इस टैग को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के जो मेन एलिमेंट के चिल्ड्रन एलिमेंट्स होंगे वो हमारी वीडियो का सोर्स होगा और यहाँ पर आप मल्टीपल सोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इन मल्टीपल वीडियो के सोर्सेज को प्रोवाइड करने का रीज़न यूजुअली ये होता है कि अगर आपके पास 2-3 मल्टीपल फॉर्मेट्स में एक ही वीडियो मौजूद है, जैसे कि .mp4 फॉर्मेट में और .ogg फॉर्मेट में, तो आप दोनों के लिए एक टैग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन कि आपका ब्राउज़र किस वीडियो फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, आपका ब्राउज़र आपको वो स्पेसिफिक वीडियो का सोर्स डिस्प्ले करा देगा। अब यहाँ पर सोर्स के टैग कैसे क्रिएट किए जाएंगे, हम सोर्स का एक टैग ओपन करेंगे, यहाँ लिखेंगे सोर्स और इसे क्लोज कर देंगे। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से सबसे पहला एट्रीब्यूट है सोर्स का एट्रीब्यूट। ये सोर्स का एट्रीब्यूट आपका वीडियो सोर्स के लिए उसी तरह काम करेगा जिस तरह आप एक इमेज को सोर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये सोर्स आपका एक लोकल वीडियो फाइल भी हो सकती है और एक एक्सटर्नल वीडियो फाइल भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने एक वीडियो फाइल और एक ऑडियो फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं।
ये दोनों फ्री ट्रैक्स हैं। ये जो वीडियो फाइल है ये मैंने पेक्सल्स की वेबसाइट से डाउनलोड की है, और ये जो ऑडियो फाइल है ये मैंने YouTube स्टूडियो के फ्री ऑडियो लाइब्रेरी में से डाउनलोड की है। तो यहाँ पर इस वीडियो का सोर्स देने के लिए हम सिंपली इस वीडियो का पाथ देंगे, जो कि है media/humanoid-robot.mp4। ये सोर्स हम इसे देंगे और इस फाइल को सेव करते हैं और चल के देखते हैं अपनी ब्राउज़र विंडो में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी ये वीडियो यहाँ पर मौजूद है। हम इसे इंस्पेक्ट करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास वीडियो का ये टैग है और इसके सोर्स में हमारा लोकल वीडियो का लिंक मौजूद है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो से फ़िलहाल हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, और इसको प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स की ज़रूरत होगी। वापस चलते हैं अपने एडिटर की विंडो में और यहाँ पर हम एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जो कि है कंट्रोल्स का। इस फाइल को सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र में चलकर इसे रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंट्रोल्स अब यहाँ मौजूद हैं और इनके ज़रिए हम इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं जिसके ज़रिए हमें ये देखना आसान हो कि हमने यहाँ पर कौन सा एलिमेंट क्रिएट किया था, वीडियो। तो दोस्तों अगला एट्रीब्यूट जो वीडियो के सोर्स के एलिमेंट से रिलेटेड है वो है टाइप का एट्रीब्यूट। और अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स है तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास इसी वीडियो के मल्टीपल फॉर्मेट्स मौजूद हैं, यानी कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर इसका एक OGG फॉर्मेट भी मौजूद होता तो उस केस में आपको यहाँ टाइप देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको फ़िलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी एक ही वीडियो फाइल मौजूद है, और मैं अगर सिंपली इस एक सोर्स को इसकी टाइप देना चाहूँ तो ये टाइप होगी video/mp4, जिसके ज़रिए जब आपका ब्राउज़र इसको रेंडर करेगा और आपका ब्राउज़र अगर मल्टीपल टाइप्स की वीडियोस को सपोर्ट करता है तो वो इसमें से सबसे एफिशिएंट टाइप को सबसे पहले डिस्प्ले करने की कोशिश करेगा। एक लास्ट चीज़ जो यहाँ हम कवर करेंगे वो इस वीडियो के टैग में एक टेक्स्ट की वैल्यू है जो कि उस केस में डिस्प्ले होगी कि अगर आपका ब्राउज़र वीडियो के टैग को ही सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसकी वजह से यूज़र को पता चल जाए कि ये वीडियो उसके ब्राउज़र पे क्यों डिस्प्ले नहीं हो पा रही। तो दोस्तों ये था वीडियो का टैग। नेक्स्ट टैग जो हम कवर करेंगे वो ऑडियो का टैग है, और ये भी बिल्कुल वीडियो के टैग की तरह ही काम करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑडियो। ये हमारा वीडियो का टैग जो है इसकी जगह ऑडियो का टैग आ जाएगा, और इसका जो सोर्स है उसकी जगह पर हम देंगे अपनी ऑडियो फाइल का लिंक। अगर मैं यहाँ पर Ctrl+Space की को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि VS कोड हमें यहाँ पर ये सजेशंस दे रहा है, और हमारी ऑडियो फाइल ये पहली फाइल है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे और ये जो आपकी टाइप है ये अब audio/mp3 हो जाएगी। हम इस पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर अपने ब्राउज़र की विंडो में इसको रिफ़्रेश करेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारी ऑडियो फाइल भी यहाँ पर रेंडर हो गई है और इसके कंट्रोल भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम इसे क्लिक करके प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट HTML एलिमेंट है जिसे आज हम कवर करेंगे वो है iframe का एलिमेंट। मैं यहाँ पर एक हेडिंग दे देता हूँ, और iframe का एलिमेंट लिखने के लिए हम अपना टैग ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे iframe। तो दोस्तों अगर आप अपने वेब पेज में कोई और वेब पेज जो कि आपकी अपनी वेबसाइट में से भी हो सकता है और एक एक्सटर्नल वेबसाइट का वेब पेज भी हो सकता है, अगर आप उसे अपने वेब पेज में एम्बेड करना चाहें, यानी कि आपके वेब पेज के एक स्पेसिफिक सेक्शन में कोई दूसरा वेब पेज आप डिस्प्ले कराना चाहें, तो उसके लिए हम iframe का एलिमेंट यूज़ करते हैं। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है सोर्स का एट्रीब्यूट, जिसमें आप अपने एक्सटर्नल वेब पेज का लिंक देते हैं। तो दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो iframe से रिलेटेड याद रखने की है वो ये कि आप यहाँ पर हर वेबसाइट का सोर्स नहीं दे सकते। कुछ अर्सा पहले तक ये पॉसिबल था कि यहाँ पर आप google.com भी लिख सकते थे, और जिसके बाद गूगल की वेबसाइट आपके पेज पर रेंडर हो सकती थी। लेकिन अब सर्वर साइड से कुछ वेबसाइट्स ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं कि उनकी वेबसाइट एक iframe में दिखाई जा सकती है या नहीं। तो सबसे जो कॉमन यूज़ केस iframes को यूज़ करने का आजकल है वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो वेबसाइट्स खुद अलाउ करती हैं, जैसा कि गूगल मैप्स हैं या यूट्यूब की वीडियोज़ हैं जिन्हें आपने देखा होगा कि दूसरी वेबसाइट्स अपने पेज के अंदर एम्बेड कर देती हैं। तो चलें हम एक यूट्यूब के वीडियो की एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब की एक वीडियो हमारे सामने मौजूद है। अगर हम इस शेयर के बटन को क्लिक करें
और इधर एम्बेड के बटन को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक आई फ्रेम का एलिमेंट YouTube ने हमारे लिए क्रिएट किया है, जिसको हम एज सच कॉपी करके अपने वेब पेज में पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो वीडियो है ये ऑटोमेटिकली हमारे वेब पेज में वाया एन आई फ्रेम एम्बेड हो जाएगा। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इस आई फ्रेम की जगह पेस्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो YouTube की एक्सटर्नल वीडियो है ये हमारे पेज में एम्बेड हो गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे आई फ्रेम के एलिमेंट पर YouTube की तरफ से क्रिएटेड बहुत से एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट दो एट्रीब्यूट्स हैं वो सोर्स और टाइटल का एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी के ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये ज़्यादातर स्टाइलिंग के पर्पज़ के लिए यहाँ पर हैं। तो अगर हम चाहें तो हम इन एट्रीब्यूट्स को रिमूव करके भी इस वीडियो को सक्सेसफुली एम्बेड कर पाएंगे। पेज की तरफ चलकर इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी वीडियो आई फ्रेम में एम्बेड हो गई है। लेकिन अगर आप इसे उसी तरह स्टाइल करना चाहें तो आप जो YouTube ने आपको एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए हैं वही इस आई फ्रेम को प्रोवाइड करके इसे दोबारा से उसी शेप में ला सकते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा कॉमन यूज़ केस जो आई फ्रेम्स का आपने देखा होगा वो है गूगल मैप्स को अपने पेज में एम्बेड करना। तो उसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ह्यूस्टन जो US का सिटी है उसे सर्च किया और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर गूगल मैप से ह्यूस्टन का मैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आकर शेयर के बटन को क्लिक करूँगा और यहाँ हमें एम्बेड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन एक आई फ्रेम का कोड हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसे कॉपी करूँ और वापस चलकर इसे पेस्ट करूँ, हम पेज को सेव करते हैं और चलकर अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो गूगल मैप्स का लिंक था ये हमारे वेब पेज के अंदर वाया एन आई फ्रेम एम्बेड हो गया है और ये बिल्कुल उसी तरह फंक्शनल है जैसे ये अपने एक्चुअल पेरेंट पेज पर फंक्शनल है। दोस्तों ये था आई फ्रेम। चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कुछ कोड इंसर्ट किया था, जिसके बाद ये जो हमारा एक आई फ्रेम का एलिमेंट था ये ना तो हमारे वेब पेज पर रेंडर हो रहा है और ना ही हमें कोई सिंटैक्स का एरर दे रहा है। तो दोस्तों इसे हम HTML कमेंट कहते हैं। इसका मकसद अपने कोड को रीडेबल बनाना भी होता है और उसके अलावा डिबगिंग के लिए अपने कोड के कुछ पार्ट को डिसेबल करना भी होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये जो आई फ्रेम का एलिमेंट था इसको मैंने कमेंट किया, उसके बाद ये हमें अपने वेब पेज पर नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई एरर दे रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे कोड में जो कमेंट्स होते हैं या जो कमेंटेड पार्ट होता है वो पार्ट हमारा ब्राउज़र रेंडर करने के लिए पिक नहीं करता। तो इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आपने अपने कोड को ऑर्गेनाइज करना हो और कुछ रीडेबिलिटी इंप्रूव करनी हो तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं एक कॉमेंट डाल सकता हूँ। कॉमेंट लिखने के लिए हम अपने एंगुलर ब्रैकेट ओपन करते हैं जैसे कि एक टैग के लिए किया जाता है, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 हाइफन के साइंस। ये सिंबल्स हमारे कमेंट को कंप्लीट कर देते हैं और अगेन कमेंट को क्लोज करने के लिए 2 हाइफन्स और फिर एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। इस कोड के दरमियान में हम जो चीज़ भी लिखेंगे वो हमारा HTML का कमेंट कंसिडर होगा। तो मिसाल के तौर पर ये मेरा एक सेक्शन है जो कि ऑडियो टैग की एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रेजेंट एन ऑडियो टैग एग्जाम्पल। अब अगर हम अपने पेज की तरफ चलें और अपने पेज को रिफ्रेश करें तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पर यह कमेंट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप अपने कोड में चलकर देखें तो इनफैक्ट यहाँ पर आपको अपने ऑडियो के H3 टैग के बिल्कुल ऊपर ये कमेंट नज़र आ रहा है, जो कि अगर कोई शख्स इस कोड को पढ़ना चाहे तो उसको आसानी से बता सकता है कि हम यहाँ पर क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये थे HTML कमेंट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट HTML एलिमेंट की तरफ। इस कमेंट को मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है डिव का टैग। डिव का ये जो टैग है ये शॉर्ट फॉर्म है डिवीजन की और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। डिव का ये टैग हमारे लिए नॉर्मली एक रैपर एलिमेंट का काम करता है और इसका मेन मकसद आपके लेआउट को सपोर्ट करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हमारे इस HTML के वेब पेज का कोई
स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या लेआउट नहीं है, बल्कि ये सारे एलिमेंट्स बॉडी के टैग में टॉप लेवल पर ही पड़े हुए हैं और इनकी कोई ख़ास ग्रुपिंग नहीं हुई भी। तो div का ये जो टैग है ये हमें इस अपने वेब पेज को बेहतर तरीके से लेआउट या स्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हमारा एक सेक्शन यहाँ टॉप पर मौजूद होता जो कि स्पेसिफिकली वीडियो को कंटेन करता, तो हम यहाँ पर div का एक टैग ओपन करके ये दोनों एलिमेंट्स उसके अंदर मूव कर सकते थे। अगर हम वापस चलकर अपनी स्क्रीन की तरफ देखें तो आप देख सकेंगे कि हमारे विजुअल रिजल्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि हमारा ये जो H3 और वीडियो का टैग है अब ये ग्रुप होकर एक स्पेसिफिक डिवीज़न का हिस्सा बन चुका है। तो हम इस पेज को सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो में। अगर अब हम इस हिस्से को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस एरिया पर हवर करने पर ये पूरा एक ब्लॉक या ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक div है जिसके अंदर हमारे H3 और वीडियो के ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह मैं अपने पेज के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी ग्रुप करके एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस ऑडियो सेक्शन को यहाँ पर मूव कर देता हूँ। यूं ही मैं अपने आई फ्रेम के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी एक div में मूव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारा पेज एक बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर हो गया है, जिसमें कि टॉप लेवल पर 3 ग्रुप्स हैं और ये जो हमारे इंटरनल एलिमेंट्स हैं अब ये ग्रुप्स का हिस्सा हैं। इससे आगे आप शायद इमेजिन कर सकते होंगे कि ये हमें हमारे लेआउट की स्टाइलिंग में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे इस पूरे ग्रुप को एक ख़ास स्पेसिफिक स्टाइल देने के लिए हम डायरेक्टली वो स्टाइल्स इस div के एलिमेंट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक लेवल और आगे चलें और हम चाहें कि हमारे जो मीडिया से रिलेटेड ये एलिमेंट्स हैं ये एक स्पेसिफिक ग्रुप हो और उसके बाद आई फ्रेम हमारा सेकंड ग्रुप हो, तो हम यहाँ पर एक और div क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम इन दोनों divs को मूव कर देंगे। और एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक H2 हेडिंग दे सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं मीडिया, और हम इसे सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पेज पर 2 मेन ग्रुप्स हैं, जिसमें पहला ग्रुप मीडिया के ग्रुप्स को डिफाइन कर रहा है और दूसरा ग्रुप हमारा आई फ्रेम को डिफाइन कर रहा है। तो हम इस पेज को सेव करते हैं और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ। तो आप देख सकते हैं अब हमारे ये एलिमेंट्स इस div एलिमेंट की हेल्प से बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट एलिमेंट आज हम कवर करेंगे वो है हमारा स्पैन का एलिमेंट, और स्पैन का एलिमेंट div की तरह एक स्पेशल रैपर एलिमेंट है और इसका मकसद होता है अगर आपके पास आपके वेब पेज पर कोई टेक्स्ट मौजूद हो तो उस टेक्स्ट के एक ख़ास सेक्शन को रैप करना। और इसको रैप करने का मकसद क्या हो सकता है? ज़्यादातर इसका मकसद टेक्स्ट के एक ख़ास हिस्से को डिफरेंट तरीके से स्टाइल करना होता है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। हम एक div क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग होगी जिसमें मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ स्पैन एलिमेंट, और मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक पैराग्राफ टैग है जिसमें मैं कुछ लॉरम इप्सम क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे पास ये एक div सेक्शन है जिसमें एक हेडिंग है जो कि हमारी स्पैन एलिमेंट की हेडिंग है और फिर कुछ टेक्स्ट है। अगर अब मैं चाहूँ कि इस टेक्स्ट में से एक स्पेसिफिक पार्ट, जैसे कि ये पार्ट है, इसको मैं रेड कलर में रेंडर करना चाहता हूँ और बाकी का टेक्स्ट मेरा जैसा डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ के स्टाइल्स हैं वैसा ही रेंडर हो, तो मैं इस टेक्स्ट के हिस्से को कट करूँगा और एक स्पैन के टैग में रैप कर दूंगा। अब ये जो स्पैन का टैग है अगर आप इसे अभी चलकर देखें तो इससे आपको कोई विजुअल डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। तो हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेगुलर पैराग्राफ है, लेकिन इसका जो ये हिस्सा है ये हमारा स्पैन के टैग में रैप नज़र आ रहा है। तो अगर हम चाहें तो हम इसे कुछ डिफरेंट स्टाइल दे सकते हैं। तो अभी हमने CSS स्टार्ट नहीं की, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कुछ स्टाइल ऐड करके दिखा देता हूँ। तो मिसाल के तौर पर अगर हम चाहते कि ये जो स्पैन के दरमियान टेक्स्ट है इसका कलर रेड हो,
तो मैं सिंपली यहाँ पर एक स्टाइल दे सकता था कलर रेड का, और ये स्टाइल अब क्योंकि हमारे स्पैन के टैग पर मौजूद है इसलिए ये अब हमारे सिर्फ टेक्स्ट के इतने हिस्से को अफेक्ट करेगा। तो हम पेज को सेव करते हैं और वापस चलकर पेज को रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट का सिर्फ इतना हिस्सा रेड हो चुका है। तो दोस्तों हमारे जो लेआउट के रैपर एलिमेंट्स हैं ये मेनली दो ही टाइप्स के हैं, जो कि डिव और स्पैन हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो कि इन्हीं एलिमेंट्स की एक्सटेंशन कंसीडर किए जा सकते हैं। तो दोस्तों HTML5 जो कि सबसे रीसेंट HTML की आइट्रेशन है उसमें इस चीज़ पर फोकस किया गया कि ये जो लेआउट से रिलेटेड हमारे एलिमेंट्स हैं इनको कोई सिमेंटिक नेम्स दिए जा सकें। और यहाँ पर सिमेंटिक नेम का मतलब ये है कि टैग का जो नेम है वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर सके कि इसका कंटेंट क्या है। तो एग्जांपल के तौर पर ये जो हमारा पैराग्राफ का टैग है, ये P का जो अल्फ़ाबेट है हमें ये बता रहा है कि ये पैराग्राफ है। इसी तरह हमारे पास जो टेबल का टैग होता है एग्जाम्पल के तौर पे, ये बड़ा डिस्क्रिप्टिव टैग है, या इसे हम सिमेंटिक टैग कहते हैं। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट आप देखें तो ये जो डिव का टैग है ये हमें ये तो बता रहा है कि ये एक डिवीजन है, लेकिन पेज में कई किस्म की डिवीजन हो सकती हैं। तो हमें ये चीज इससे पता नहीं चल रही कि ये जो स्पेसिफिक डिवीजन है ये किस टाइप की डिवीजन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी ये जो पहली डिवीजन है ये वेबसाइट के एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती तो पास्ट में इसका वर्क अराउंड ये था कि हम इसे एक आईडी दे देते थे जैसे कि सेक्शन, या इसे एक क्लास दे देते थे सेक्शन की, जिससे हम इसे एक तो स्टाइल कर सकते थे, दूसरा रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई शख्स ये देखता था कि ये डिव किस टाइप की डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रही है तो हम क्लास के जरिए या आईडी के जरिए उसे बता सकते थे कि ये एक सेक्शन डिवीजन है। तो HTML5 में हमें कुछ नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कराए गए जिनका मकसद सिमेंटिक वैल्यू को इंक्रीज करना था। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं मैं इनको फिलहाल यहाँ पर एक कमेंट में पेस्ट करता हूँ और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो सब एलिमेंट्स हैं आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिग, कैप्शन, फिगर, फुटर, हेडर, मेन, मार्क, नैव, सेक्शन, समरी, टाइम, एसेंशियली ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिव्स ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इनको नेम दे दिए गए हैं। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मैंने बताया कि एक सेक्शन की डिवीजन को हम पहले क्लास इक्वल्स टू सेक्शन करके इस तरीके से हैंडल करते थे। अब हम इस डिव की जगह पर सिंपली सेक्शन का एलिमेंट यूज कर सकते हैं और इस क्लास से जान छुड़ा सकते हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं इनका मकसद एक डिव का पर्पस ही सर्व करना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनको सिमेंटिक नेम्स दे दिए गए हैं। और उसके अलावा ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कोशिश करें कि अपने वेब पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा डिव्स की जगह पर इन एलिमेंट्स का यूज़ करें। तो दोस्तों अब हम अपने लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट HTML एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे, और ये दोनों एलिमेंट्स हमारे बॉडी सेक्शन के एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे हेड के सेक्शन में जाते हैं। इनमें से पहला एलिमेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि VS कोड ने हमारे लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया था जब हमने ये एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए अपना HTML का पेज क्रिएट किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसलिए इसने ऑटोमेटिकली आपके लिए क्रिएट कर दिया था। दोस्तों ये जो टाइटल का एलिमेंट है इसका मकसद आपके पेज को टाइटल देना होता है, और ये टाइटल आपकी जो ब्राउज़र की टैब है उसके टॉप पर नज़र आता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर वीडियो 005 का टाइटल देकर सेव करता हूँ। अब अगर हम वापस अपने ब्राउज़र विंडो की तरफ चलें और इस पेज को रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ ब्राउज़र में आपके पास जो टैब है उसके ऊपर आपका वीडियो 005 टाइटल नज़र आ रहा है। इसका काम हमारे पेज को एक टाइटल देना होता है, और ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है क्योंकि जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो यही वो टेक्स्ट है जो आपको एज अ टाइटल आपके गूगल सर्च रिजल्ट्स में नज़र आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो लास्ट एलिमेंट हम कवर करेंगे वो है हमारा लिंक का एलिमेंट। ये जो लिंक का एलिमेंट है इसके मल्टीपल पर्पसेस होते हैं, और इसमें से एक पर्पस को आज हम कवर करेंगे, और वो इस टाइटल से रिलेटेड ही है कि अगर आप अपने ब्राउज़र विंडो की टैब में देखें
तो यहाँ पर आपको आपका टाइटल नज़र आ रहा है और उसके साथ ही एक छोटा सा आइकॉन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इस आइकॉन को हम फेव आइकॉन बोलते हैं और इस आइकॉन को भी हम अपने पेज के लिए चेंज कर सकते हैं। और ये कैसे करते हैं, उसके लिए हम एक लिंक का टैग यूज़ करते हैं। इस लिंक के टैग में हम अपना फेव आइकॉन चेंज करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स देंगे, जिसमें से पहला एट्रीब्यूट होगा रेल का एट्रीब्यूट और इसकी वैल्यू होगी आइकॉन। उसके बाद हम इसे एक टाइप का एट्रीब्यूट प्रोवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू होगी image/x-icon। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो है href का एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम अपने इमेज का लिंक इसे प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारे फेव आइकॉन के तौर पर नज़र आएगा। तो दोस्तों अपने इस img के फोल्डर में मैंने ये favicon.png का एक इमेज सेव कर रखा है। हम इसी का लिंक इसे प्रोवाइड करेंगे img/favicon.png। हम इस पेज को सेव करेंगे और चलकर देखते हैं अपने ब्राउज़र विंडो में। तो आप यहाँ पर टॉप पर अपने टाइटल के साथ देख सकते हैं कि हमारा वो फेव आइकॉन इमेज जो है रिप्लेस हो चुका है। तो दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट HTML के एलिमेंट्स एक डिसेंट वेब पेज बनाने के लिए ज़रूरी हैं, पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने उन्हें कवर कर लिया है। हमारा अगला स्टेप इन HTML एलिमेंट्स के ज़रिए एक पेज क्रिएट करके उसे स्टाइल करने का है। जैसा कि हम कोर्स के इंट्रोडक्शन में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि पेज की स्टाइलिंग के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से हम CSS सीखना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।